हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी WBJE में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। दिस इज हिमांशु फ्रॉम प्रेपटैब एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट अनाउंस कि हम लोग WBJE के लिए एक टेस्ट सीरीज लाए हैं। उस टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ 1000 रुपीज में यूल बी गेटिंग 20 टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि पूरे WBJE के पैटर्न पे हैं। ओके, तो इन 20 टेस्ट में कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे जिसमें कि हम आपका एंटायर सिलेबस जो भी WBJE केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो क्या शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का वो मैंने नीचे कहां दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे देखो। ठीक है, और उस टेस्ट सीरीज का लिंक भी दिया हुआ है। अब उसकी एक फील देने के लिए कि किस तरह का टेस्ट है, आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन में कैसे देना होता है, आपको सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट रखा है। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन गिव दैट फ्री मॉक टेस्ट, फिर देखो खुद से कि वो आपको एक्चुअल में बेनिफिट कर रही है या नहीं, एंड देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, so after giving the mock test you'll actually realize कि मैं क्या बोल रही हूँ, how good this test series is for WBJE preparation, and then you can go for the complete package। ठीक है, और आपको 20 टेस्ट मिलेंगे सिर्फ 1000 रुपीज में। तो ये बहुत ही सस्ता पैक है एंड आई थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड इसकी अनलिमिटेड वैलिडिटी है, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसको कभी भी अपने हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड, चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स से है क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, Va गिव्स P, 300 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के लिए हमें एक कर्व दिया हुआ है, राइट, और ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है जिसका कि स्लोप 4 है। किसके बीच में है, इनिशियल रेट अंडर रूट ऑफ R नॉट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A के बीच में है। आपको क्या बताना है, आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है। सबसे पहले तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है A गिव्स P, इसके लिए आप कैसे लिखते हो रेट लॉ, आप लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। यहाँ n है अपना ऑर्डर और k है क्या, रेट कांस्टेंट, है ना। तो ये मुझे चाहिए तभी मैं आपको ऑर्डर और रेट कांस्टेंट बता सकूं। मुझे कोई डेटा नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ से ही निकालना जो निकालना है ना। देखो यार, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से निकल रही है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हो, लेकिन अगर ओरिजिन से आ रही है तो y इज इक्वल टू mx लिखते हो, है ना। y क्या है, यहाँ पे y है अंडर रूट आर नॉट, तो y है मेरा रूट आर नॉट। ओके, स्लोप m स्लोप क्या है 4। ठीक है, x एक्सिस किसकी है, a नॉट की। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली इस ग्राफ से। अब अंडर रूट आर नॉट है, तो अंडर रूट को अगर हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर किया तो आपको मिल जाएगा आर नॉट, रूट हट जाएगा, और इधर करेंगे तो आएगा 4 स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, ए नॉट स्क्वायर और ये है आर नॉट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हो 16 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। अब आप अपनी इक्वेशन को इससे मैच करो। चलो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आर आर रेट है, फिर है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। तो के अगर दोनों को मैच करें तो के किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर, है ना। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, और ए की पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, दैट मीन्स n जो है वो 2 होना चाहिए। n आ गया आपका ऑर्डर, k है आपका रेट कांस्टेंट। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको ग्राफ को रीड करना था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ भाई, ऑप्शन डी। ओके, अच्छा आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व कर लो, पॉज कर दो, एंड फिर उसके बाद अपना आंसर चेक करो कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन।
The EMF of a Daniell cell at 298 Kelvin is E1. ओके, सेल क्या है भाई, जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है. ये है आपका एनोड और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड पे होता है कैथोड. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन. चलो इक्वेशन लिखते हैं पहले. जिंक से बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से बन रहा है कॉपर. ये डेनियल सेल है ना. ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, तो हमारा जो सेल का ईएमएफ आता है वो आता है E1. ठीक है, ये आ गई सेल पोटेंशियल. ओके, अब वो कह रहे हैं व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1 मोलर, तो जिंक सल्फेट को तो हमने कर दिया 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट टू 0.01 मोलर. अच्छा, तो इसको 0.01 मोलर कर देते हैं भाई. तो ईएमएफ जो है वो बदल जाती है और क्या बन जाती है, E2. अब इससे आपको बताना है कि E1 और E2 में क्या रिलेशन है, क्या वो दोनों सेम रहेंगे अभी भी, या E2 बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा, आपको बताना है. ठीक है, पहले तो ये जानना जरूरी कि क्या कॉन्सेंट्रेशन से, क्या अगर मैं जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बदलती हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा. ये देखना है. चलो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं. तो ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं भाई, जीरो से जिंक सल्फेट में जिंक है +2 पे, तो जीरो से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. सो दिस इज 2 log ऑफ concentration of zinc sulfate divided by concentration of copper sulfate. कॉपर और जिंक को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सॉलिड है, उनकी एक्टिविटी 1 होती है. चलो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं और कॉपर सल्फेट को घटा रहे हैं. तो जिंक सल्फेट हमने बढ़ाया, कॉपर सल्फेट हमने घटाया. इससे क्या फर्क पड़ेगा ई की वैल्यू पे, सेल पोटेंशियल पे, वो देखते हैं. देखो यार, ई नॉट अपना कांस्टेंट है ना. क्या चीज वेरी कर रही है, यहां कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है. अगर ये पूरी चीज जो ये लॉग वाली टर्म है ये बढ़ेगी, लॉग वाली पूरी टर्म बढ़ेगी, तो ई नॉट में से आप एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना. अच्छा दूसरा केस, अगर ये लॉग की वैल्यू घट गई, अगर ये लॉग की वैल्यू छोटी हुई और फिर ई नॉट में से आप माइनस करोगे तो ई की वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, ई की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इस तरह से भी देख सकते हैं. अब ये देखते हैं कि यार लॉग की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी. देखो आपने जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है तो न्यूमरेटर आपने बढ़ाया है, न्यूमरेटर बढ़ाते हो तो वैल्यू बढ़ती है. अच्छा, और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाया है तो कॉपर सल्फेट डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको घटाया है, यानी कि ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बढ़ होगी, इंक्रीज करेगी. जिंक सल्फेट डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट ओवरऑल बढ़ेगा क्योंकि आप न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर घटा रहे हो. सिमिलरली लॉग की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर लॉग के अंदर की चीज बढ़ रही है तो लॉग की वैल्यू भी बढ़ेगी. लॉग की वैल्यू बढ़ रही है तो ई नॉट में से आप एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स ई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, इट विल डिक्रीज, डिक्रीज करेगी. तो साफ सी बात है कि E2 जो है वो छोटा होता जाएगा क्योंकि आपने जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है. तो आंसर होना चाहिए E2 शुड बी लेस देन E1. ठीक है, ये एक तरीका है कि डायरेक्टली आप एनालाइज करके देख लो. दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों के लिए इक्वेशन लिखो. पहले आप E1 के लिए लिखोगे कि जब सेल पोटेंशियल E1 है तो इट इज E नॉट माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, जब E1 आ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट को मैं लिखूंगी 10 टू द पावर -2, 0.01 को 10 टू द पावर -2 और कॉपर की है 1, 10 टू द पावर -2. लॉग के अंदर अगर कुछ भी पावर में है तो वो आगे आ जाता है और log 10 1 होता है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट -2 आगे आएगा तो वो बन जाएगा प्लस 0.059 क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा.
तो ये आ गया आपका E1. ओके, लेट्स राइट E2. E0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ. E2 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? जिंक की है 1, जिंक सल्फेट की, और कॉपर सल्फेट की है 0.01, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2. अब अगर डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 2 और मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो वो जाएगा 100, 10 टू द पावर 2. तो ये आएगा E0 माइनस 0.059. भाई लॉग को सॉल्व करना इजी है, ठीक है. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, log ऑफ 10 टू द पावर 2 को मैं 2 log 10 लिख रही हूं, और log 10 1 होता है तो ये हो जाएगा 2. तो log 10 टू द पावर 2 को आप 2 लिख सकते हो, ठीक है. और अगर log 10 टू द पावर माइनस 2 है तो वो माइनस 2 आएगा. चलो आप खुद ही देख लो यार, E1 बड़ा है या E2? E1 है E0 प्लस 0.59 और E2 है E0 माइनस 0.59. तो ये छोटा है क्योंकि E0 में से हम कुछ घटा रहे हैं, यहाँ E0 में हम ऐड कर रहे हैं. तो क्लियरली E2 जो है वो छोटा है E1 से. तो सही आंसर हुआ आपका C. ओके, ठीक है. तो थोड़ा सा ये आपका, आप इसको एनालिसिस से भी कर सकते हो या डायरेक्टली सॉल्व कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution is saturated with strontium carbonate and strontium fluoride. Saturated है. Saturated मतलब जितना ये दोनों सॉल्ट्स घुल सकते थे, मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी हो सकती थी उतना आपने घोल दिया है, ठीक है, उतना डिजोल्व है. तो उसमें स्ट्रॉन्शियम आयन आएंगे, कार्बोनेट आयन आएगा और फ्लोराइड आयन आएगा, ठीक है. और क्योंकि सैचुरेटेड है तो हम लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है वो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होगा. कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन भाई इतनी है. वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट एंड स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड दी हुई है हमें. ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी है. देखो भाई, दो इक्वेशन आप लिखोगे. एक है स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड की, कि जब हम इसको पानी में डालते हैं ये क्या देगा, स्ट्रॉन्शियम आयन देगा और 2 फ्लोराइड आयन देगा, ठीक है. इसके लिए मैं लिख सकती हूँ KSP ऑफ स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, क्योंकि सैचुरेटेड है तो इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड. बट क्योंकि फ्लोराइड 2 है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा, ठीक. सेकेंड, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट है. ये जब पानी में जाएगा तो स्ट्रॉन्शियम आयन देगा और एक कार्बोनेट आयन देगा. अब आप KSP लिख सकते हो स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के लिए, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक. अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. एक काम करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो क्या आएगा, KSP ऑफ स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड डिवाइडेड बाय KSP ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट. अच्छा, इधर क्या आएगा, स्ट्रॉन्शियम आयन और स्ट्रॉन्शियम आयन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर बचेगा फ्लोराइड टू द पावर 2, नीचे आएगा कार्बोनेट, ठीक. ओके, अब बस वैल्यू पुट करनी है. फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, तो मैं कार्बोनेट को दूसरी तरफ ले जाऊं. तो KSP कितना है भाई स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड का, 7.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. KSP स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट का 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 3. इसको सॉल्व करो, ठीक है. तो दिस विल कम अराउंड 13.5 के करीब आएगा ये, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इतना आएगा. ये फ्लोराइड स्क्वायर है. अब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड के निकालनी है तो आप अंडर रूट लोगे, 13.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा, राइट. और इधर अंडर रूट ऑफ 13.5, तो दिस विल बी समथिंग बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16. 13.5 इसका मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, समवेयर अराउंड 3.7. तो आपकी वैल्यू आ रही है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर. अब देखो यहाँ पे आप इन्हीं से ही आइडेंटिफाई कर सकते थे, अगर रूट भी नहीं निकालना चाहते. बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है. दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो सही है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई एडियाबैटिक जैसे ही आता है ना, आई राइट Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती। ओके, अब आगे क्या है? द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई बोल रहा है कि जो प्रेशर है वो हमने देखा कि वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। See, read it. Pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. आपको Cp by CV that is Poisson's ratio गामा निकालना है। कैसे निकालोगे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सिर्फ रिवर्सिबल पे लगता है ये, इरिवर्सिबल पे नहीं, और सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। एक रिलेशन आप पढ़ते हो, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लाएंगे। कैसे? यार आइडियल गैस इक्वेशन है। What are we going to use? We are going to use PV equals to nRT यूज करेंगे। तो V की जगह मुझे V नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए भाई। तो मैं V की जगह पे nRT बाय P पुट करूं। ओके, पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? P V की जगह पे लिख दिया nRT बाय P टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई नंबर ऑफ मोल्स और R ये दोनों भी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो आप गैस के मोल्स चेंज कर रहे हो, आर तो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से हटा भी दूं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, अब क्या बचा है? अब अपने पास बचा है T बाय P टू द पावर गामा इंटू P। तो P की टर्म्स एक साथ कर लो। P की टर्म्स एक साथ की तो क्या आएगा? P बाय P टू द पावर गामा इंटू T टू द पावर गामा। ठीक, दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ P टू द पावर 1 माइनस गामा, P की पावर गामा को ऊपर लेगा, T टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन यहां देखो P की पावर में कुछ नहीं है, P की पावर में मुझे सिर्फ 1 चाहिए, सिर्फ T की पावर में है। ओके, अब P की पावर 1 माइनस गामा है। आप ऐसा करो, पूरी इक्वेशन को 1 बाय 1 माइनस गामा की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा? P T टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया। ठीक है, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन है। यहां से मेरे पास गामा आ सकता है। मुझे क्या दिया हुआ है? P इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा इंटू टी टू द पावर 3 आएगा। टी टू द पावर 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? टी टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। राइट, ठीक है, क्योंकि ये जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। P की पावर में 1 है, यहां भी 1 है। T की पावर में यहां है गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और यहां है -3। दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिख रहे हो, है ना। तो दोनों बराबर होने चाहिए, दैट मीन्स गामा बाय 1 माइनस गामा -3 के बराबर होना चाहिए। अब सॉल्व करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो। -3 1 माइनस गामा, गामा इक्वल्स टू -3 प्लस 3 गामा। गामा वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ और बाकी का सब एक साइड रख दो, तो क्या बचेगा? -2 गामा इक्वल्स टू -3, दैट मीन्स गामा आ गया आपका 3/2। तो Cp बाय CV गामा होता है, जो कि है 3/2 के बराबर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए सही है। हमेशा याद रखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 3 रिलेशंस आप बना सकते हो। PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या लिख सकते हो? P टू द पावर 1 माइनस गामा, T टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिखोगे आप TV टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 3 रिलेशन है, चाहे आप प्रेशर वॉल्यूम के लिए देखो, प्रेशर टेम्परेचर के लिए देखो, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए देखो। You should learn all 3 of them for reversible adiabatic process. Fine? चलो नेक्स्ट, एक मेटल है M जिसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है, फॉर्म्स अ मेटल क्लोराइड। अब भाई ये एक
मेटल क्लोराइड बना रहा है जिसमें कि 65% क्लोरीन प्रेजेंट है। ओके, फॉर्मूला बताना है अपने को। देखो सबसे पहले तो यार मेटल की मान लेते हैं वैलेंसी जो है वो n है। हमें नहीं पता ये कितने बॉन्ड बनाता है ना, इसकी क्या वैलेंसी है, मान लेते हैं n है। क्लोरीन के साथ ही कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो MClN आएगा। तो ये आपके मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक, दूसरी चीज, आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी है मेटल की। जनरली देखो स्पेसिफिक हीट से आपको एटॉमिक मास पता चल सकता है। एक चीज आप याद रख सकते हो कि अगर कोई भी सॉलिड है उसमें एटॉमिक मास जो है, अगर मैं उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 6.4 के बराबर आएगा। एटॉमिक मास किसी मेटल का उसकी स्पेसिफिक हीट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली किसके बराबर आता है, 6.4 के बराबर। ओके, स्पेसिफिक हीट मुझे पता है तो क्या मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ m का? यस, इट विल बी 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16। कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका 40। तो अब आपको मेटल का मोलर मास पता चल गया भाई 40 होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है क्लोरीन की कि भाई 65% क्लोरीन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इसमें n क्लोरीन एटम्स है, तो n इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का वेट कितना है, मोलर मास कितना है, यू विल राइट मोलर मास ऑफ मेटल दैट इज 40 एंड क्लोरीन कितने, n क्लोरीन है तो हो गया 35.5 n, ये लिखोगे। सो इट विल बी 40 प्लस 35.5 n इंटू 100। ये है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कि क्लोरीन का कितना मास है टोटल में। ठीक है, और ये किसके बराबर है भाई, 65 के। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको दूसरी तरफ, सॉल्व करते हैं चलो। तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, 35.5 n इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 65 इंटू 40 प्लस 35.5 n, 35.5 n इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 65 इंटू 40, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, प्लस 35.5 n इंटू 65। अब इधर भी 35.5 n है, इधर भी 35.5 है ना, तो एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, एक तरफ ले गए 35.5 n, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 35.5 n मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 100 माइनस 65, दिस इज इक्वल टू 65 इंटू 40। अब क्या आएगा, n इक्वल्स टू 65 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 35.5 इंटू 100 माइनस 65 कितना होता है भाई, 35 है ना। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2। दैट मीन्स n जो है वो 2 है। n क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो फॉर्मूला होना चाहिए MCl2, MCl2 यानी कि ऑप्शन बी। तो इसमें जो काम की चीज थी, जो पता होनी चाहिए थी, वो ये है, क्योंकि इसी से आप मेटल का मोलर मास निकाल पा रहे। ये नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये पता होना जरूरी है, सो नोट इट डाउन समवेयर जहां पे आप बाद में दोबारा रिवाइज कर सको। ओके, सो दीज वर द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। अब फ्री मॉक टेस्ट जरूर दें, बिकॉज इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, the link is given in the description box, go over there and you can purchase the test series. You'll be getting 20 tests जिसमें कि आपको पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आप कवर कर लोगे। ठीक है, ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।